अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग है। घूमना फिरना तो बहुत हो गया, तो आज हम बात करेंगे इटालियन नेशनैलिटी के बारे में, यानी कि चित्तडीनanza इटालियाना, कि ये आप कब और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इटालियन पासपोर्ट बहुत पावरफुल है। हर साल पासपोर्ट्स की जो रैंकिंग आती है, और अभी की रैंकिंग में इटालियन पासपोर्ट दुनिया का सेकंड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। जी हाँ, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर यह पासपोर्ट आता है। इसके साथ आप 189 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ इस सारे प्रोसीजर को, इसकी सारी डिटेल्स को शेयर करूँगी कि कैसे और कब अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आप जब इटली में आते हैं तो पहले आपको नॉर्मल सजोर मिलती है, और जब आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है A2 का, लैंग्वेज का। तो उसके बाद आपको कार्ता सजोर मिलती है। कार्ता सजोर को पहले फॉरएवर सजोर भी कहा जाता था, कि ये इसको रीन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब ये है कि इसको रूल चेंज हो गया हुआ है, तो इसको 10 ईयर्स के बाद रीन्यू करवाना होता है। पहले ये रूल नहीं था, लेकिन रूल्स यहाँ पे बदलते रहते हैं कुछ अरसे बाद, जब भी गवर्नमेंट्स भी चेंज होती हैं या समटाइम्स वैसे भी रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो जब ये कार्ता सजोर मिलती है तो आपका कंप्लीट जो इटली में टाइम है वो जब 10 ईयर्स का होता है, 10 साल होते हैं आपको इटली में आए हुए, तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन इटली में एंटर होने से स्टार्ट नहीं हो जाता, कि आप जिस दिन आप एंटर हुए हैं या आप एयरपोर्ट से निकले हैं तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि आपका जब रेजिडेंस है, यानी कि रेजिडेंस कार्ड जब आपको मिल जाता है तब से ये स्टार्ट होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको जल्दी मिल जाता है, लेट मिलता है, आप कितनी कोशिश करते हैं उसके लिए। तो ऑफिशियली उस पर जो डेट होती है तब से आपका ये रेजिडेंस जब इशू होता है, उससे पहले का आपका टाइम जो है वो काउंट नहीं होता, चाहे वो जितना मर्जी अरसा हो, तो वो काउंट नहीं होगा। रेजिडेंसा और कार्ता आइडेंटिटा सेम है, तो वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहना चाहिए, इसमें गैप नहीं आना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक बार बनवा लिया और घर या जगह चेंज हुई, या आप किसी के साथ रह रहे थे फिर वहाँ से वो घर चेंज हो गया या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ तो आपने चेंज नहीं करवाना, बल्कि आपने जहाँ भी शिफ्ट होना है वहाँ पर कमूने में रेजिडेंसा चेंज करवाना है, ताकि आपका टाइम ड्यूरेशन पूरा होता रहे। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 10 साल का टाइम काउंट होगा जो ऑफिशियली उनके पास रिकॉर्ड होगा। इसके मुताबिक आपका इटली के अंदर एंट्री पर नहीं, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ये मेन पॉइंट है या मेन रूल है पासपोर्ट अप्लाई करने का। अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद कितने अरसे बाद मिलता है। तो ये टाइम ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू लॉज चेंज होता रहता है। लॉज को यहाँ पर लेजे कहते हैं, तो ये लेजे चेंज होते रहते हैं। इस पर पहले टाइम ड्यूरेशन 4 साल था, अब उन्होंने चेंज करके 2 साल कर दिया है। तो ये रूल्स चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। पहले मरले पर जो पासपोर्ट मिलता है वो हस्बैंड और बच्चों को मिलता है, बीवी को नहीं मिलता। अगर जो पूरी फैमिली यहाँ पे रह रही है तो वो बीवी, हस्बैंड और बच्चों को पासपोर्ट मिलने के बाद 1 साल के बाद अप्लाई कर सकती है, और फिर उसको भी अकॉर्डिंग टू लॉज 2 या 4 साल के बाद मिलता है। तो ये इनकी थोड़ी सी पॉलिसी है। फैमिली को इकट्ठा, पूरी फैमिली को इकट्ठा नहीं मिलता, कि अगर फैमिली का हस्बैंड ने अप्लाई किया है तो पूरी फैमिली को मिलेगा। इनका ये रूल्स ये है कि पहले फादर को और उसके साथ जो भी बच्चे हैं उनको मिलेगा, और बाद में बीवी को मिलेगा। ये एक फ़नी सा रूल है कि बीवी को माइनस कर देते हैं और बाकी पूरी फैमिली को दे दें। आई थिंक ये रूल चेंज होना चाहिए। अगर पूरी फैमिली साथ इटली में रह रही है तो पूरी फैमिली को दे दे, लेकिन इस मामले में इटालियन थोड़े से पागल है, पता नहीं कब ये सोचेंगे कि इस तरह की बातें। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाकी क्या चीज़ें चाहिए होती हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। पहले तो आपका काम कंटिन्यूसली होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका टैक्स जाएगा। तो जो आप सारे प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आखिर वाले आपको 3 साल का खुद चाहिए होता है। तो इसके लिए काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम होगा तो फिर उसी वजह से आपको ये खुद मिलता रहेगा। तो इसमें लास्ट जो 3 ईयर्स हैं आपके अप्लाई करने से लेके उससे पहले वाले 3 साल तक, ये आपको खुद चाहिए होता है। खुद यहाँ पे कहते हैं टैक्स को, कि आपने 1 साल के अंदर कितना काम किया है, और मिनिमम जो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपका खुद है वो 7000 से अबव होना चाहिए। इसका मतलब है कि आखिरी 3 साल के 3 खुद चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट 23 या 24,000 होना चाहिए। ये बहुत नॉर्मल है। अगर आप प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो ये बन जाता है, ये हो जाता है, इतना खुद नॉर्मली हो जाता है। इसलिए इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि आप जो है वो कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे हो। जब यहाँ पे आएँ तो कुछ ऐसी स्किल्स सीख के आएँ, अगर आप यहाँ पे अर्न करने के लिए आ रहे हैं, ताकि आपका आता ही काम स्टार्ट हो जाए या कुछ अरसे बाद हो जाए। तो एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस चलता रहना चाहिए, उसके साथ साथ आपका काम का प्रोसेस भी इसी तरह चलना चाहिए। उसके साथ आपको B1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर तो आपके पास कार्ता सजोरनो है, क्योंकि वो आपने A2 का करके तो फिर कार्ता ली होती है,
तो फिर ये लैंग्वेज टेस्ट ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स ये बीच में से कर देते हैं, माइनस रूल्स चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर आपने वो कारता सजोर नहीं है, आपके पास नॉर्मल सजोर है, नॉर्मल सजोर में फिर आपको ये B1 का लैंग्वेज का टेस्ट देना होता है। पहले ये रूल नहीं था, लेकिन अब कुछ सालों से ये रूल आ गया हुआ है। तो वो मैंने आपको पहले बताया कि इनके लहजे चेंज होते रहते हैं, मोस्टली कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद इनके लहजे चेंज होते रहते हैं। तो B1 का लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो किसी भी आप लैंग्वेज स्कूल से हासिल कर सकते हैं। या तो आप उधर एडमिशन ले लें या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले लें और फिर एग्ज़ाम देकर उसके बाद आप ये वाला B1 का लैंग्वेज टेस्ट लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद चाहिए होता है करैक्टर सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट तो आपको अपनी कंट्री से मिलेगा, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, तो वहाँ से आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा और वहाँ से ही किसी पुलिस स्टेशन से आपको करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ताकि इससे ये पता चले कि आप वहाँ पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है आपका। ये दोनों चीज़ें आपने वहाँ से अटेस्ट करवानी होती हैं फ़ॉरेन ऑफिस से। फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने के बाद आप यहाँ पे जब आते हैं इटली में, तो अब यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि आप अपनी करीबी एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं लीगलाइजेशन के लिए। वो आपको ये सारी चीज़ें लीगलाइज करवा के दे देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो बाकी कंट्रीज़ का तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा अपॉइंटमेंट का इशू होता है। तो ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप वहाँ से ये चीज़ें अटेस्ट करवाएँ फ़ॉरेन ऑफिस से और उसके बाद यहाँ ले आएँ, ताकि ये सारा काम एम्बेसी आपको कर दे। और अगर आप मिलान वाली साइड पर रहते हैं तो उधर, या रोमा वाली साइड पर रहते हैं तो उधर की एम्बेसी में आपको ये डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करवा देंगे। तो फिर आप चित्ताडिनेंza इटालियानो यानी इटालियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करेंगे। एक बार फिर रिपीट कर दूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए पाकिस्तान से और कौन से इटली से पाकिस्तान से चाहिए होते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट और करैक्टर सर्टिफिकेट, और ये फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने हैं। फिर आपको इटली एम्बेसी से ये लीगलाइज़ करवाने होते हैं। फिर उसके बाद आपको मार्का दी बोलो और एक दो और डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ये एक तरह की टिकट होती है, बोले तीन ही होती है। मार्का दी बोलो पोस्ट ऑफिस से आपको ये लेनी है, बोले तीन ही, और ये होती है 250 यूरो की। फिर तबाकी से आपको एक 16 यूरो की, 16 यूरो की मार्का दी बोलो लेनी है। फिर इसके बाद आपको एक क्वेश्चनारियो जो होता है, पेपर होता है, वो फिल करना होता है। उसमें आपने सारी अपनी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो फिर जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे होते हैं, बेहतर यही है कि आपके पास जो भी नंबर्स वगैरह या पासपोर्ट नंबर्स या डॉक्यूमेंट्स के नंबर्स हैं वो उनको सही तरह फिल करें। लेकिन अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप किसी कंसल्टेंट से रब्ता कर लें या किसी लॉयर के थ्रू ये सारा प्रोसेस करवा लें, क्योंकि ये सारा जो है ये बहुत फुल प्रूफ होगा और उनकी फ़ीस कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। तो इससे आपका शोर शॉट ये है कि आपका ये दुमानदा जो है वो कर देंगे, क्योंकि इसके लिए भी पहले अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं प्रेफेक्चुरा से, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर जाना है आपने। तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप ये लॉयर को या कंसल्टेंट को दे देंगे, तो वो लॉयर जो है वो आपका काम ये कर देगा। वो आपको खुद ही अपॉइंटमेंट लेके तो वहाँ से ये सारा प्रोसेस आपका करवा देगा और उसके बाद आपका फिर दुमानदा भी वो कर देगा। तो आपको उसके बाद एक कोड मिल जाएगा। कोड आजकल यहाँ पे स्पीड यूज़ होती है हर एक के लिए, हर एक के फ़ोन में ये एक ऐप होती है जिसके ऊपर उसका सारा बायोडाटा होता है और वो सारी चीज़ें वहीं से करता है। तो फिर आप उस कोड के ज़रिए उसको एंटर करके उस स्पीड में कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट का प्रोसेस कहाँ तक गुजरा है। लेकिन ये दुमानदा करने के बाद आपको एक तो वो लायर बता देगा रिस्पॉन्स क्या आया, कि एक्सेप्ट हो गया, मोस्टली तो एक्सेप्ट हो जाता है। तो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, अगर हो गया है तो फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपका जो टाइम ड्यूरेशन है पासपोर्ट मिलने का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये सबको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बाकी पासपोर्ट्स वगैरह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके आने जाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अगर ये अप्लाई कर देंगे तो आपका ये पासपोर्ट पाकिस्तान वाला ले लेंगे या आपको ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सिलसिला चलता रहता है। इसके आपका ना काम पे फ़र्क पड़ता है, ना आपकी किसी और रूटीन पे फ़र्क पड़ता है, ना आपके कहीं आने जाने से फ़र्क पड़ता है। तो बेहतर यही है कि जो ही आपके 10 साल पूरे हो जाएं, 10 ईयर्स आपका जब 10th ईयर स्टार्ट हो जाए तो ये आप सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना शुरू कर दें आपने, ताकि जो ही आपका टाइम ड्यूरेशन 10 ईयर्स पूरा हो जाए तो उसी वक्त आप फ़ौरन अप्लाई कर दें। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको अप्लाई करनी चाहिए और इसके बेनिफिट्स आगे से लेने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये यहाँ का पासपोर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है। इवन अमेरिका को समझा जाता है कि बहुत पावरफुल कंट्री है, लेकिन उसका पासपोर्ट भी इतना पावरफुल नहीं है जितना यहाँ पे अब इटली का, स्पेन का, ये सेकंड नंबर पे पासपोर्ट्स आ रहे हैं। तो ये 189 कंट्रीज़, ऑलमोस्ट 192 कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन 189 कंट्रीज़ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं इस पासपोर्ट के साथ। तो ये फैसिलिटी ज़रूर गेन करनी चाहिए।
और इसके बारे में जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। आई होप आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कुछ भी रह गया हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके तो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा, और जैसा कि वादा किया था कि इटली में जो कुछ भी है, जैसी भी चीज़ें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि जिन्होंने आना है या जो यहाँ पे हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सके। तो स्टे ट्यून्ड विद चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ये जो पाकिस्तान में होते हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं लोग, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली बात है। कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि वो उनको पता चले कि वहाँ पे चीज़ें कैसी हो रही होती हैं। अगर उन्होंने मूव करना है तो वहाँ की चीज़ों के बारे में पहले स्टडी कर लें। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इससे किसी ना किसी का फ़ायदा ज़रूर हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिएगा कि ताकि नेक्स्ट आप लोगों को इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो या एंटरटेनमेंट वीडियो जो है वो ज़रूर मिले और आप उसको एंजॉय कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।